नमस्कार। आज हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को पढ़ेंगे, द ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम को। एक बार मैप को देखिए गौर से। मैंने मैप पर कुछ ब्लैक बोल्ड लाइन खींचा है। ये इसका ओरिजिन पॉइंट है ब्रह्मपुत्र का, और इस तरह से यह अपने रास्ते को पार करते हुए यहाँ यू घाटी, यू आकार में, इंग्लिश के यू लेटर को देख सकते हैं, एक तीखा मोड़ लेते हुए भारत में प्रवेश करता है और भारत के अरुणाचल प्रदेश, असम होते हुए यह बांग्लादेश में प्रवेश करता है। यह गंगा रिवर है, गंगा नदी, और बांग्लादेश में गंगा से मिल जाता है। इससे यह तीन देशों से निकलता है, बहता है। इसका बहाव क्षेत्र या द्रोणी, नदी द्रोणी 3 देशों में है, चीन के तिब्बत में, भारत के अरुणाचल प्रदेश और असम में, और बांग्लादेश में है। चीन में जो तिब्बत वाला भाग है ब्रह्मपुत्र का, उसे वहां पे सांगपो के नाम से जाना जाता है। सांगपो कहते हैं तिब्बत में, या एक और नाम इसका है यारलंग जंगबो। ये जो दोनों नाम है वहाँ के स्थानीय भाषा का नाम है, सांगपो या यारलंग जंगबो। भारत में इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं और बांग्लादेश में इसे जमुना कहते हैं। गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। अब हम मूल रूप से ब्रह्मपुत्र के बारे में कुछ तथ्यों को देखते हैं। ब्रह्मपुत्र का ओरिजिन कहाँ से है और किस तरह से यह आगे की ओर बढ़ता है और किस तरह का कटाव या फिर अपर्दन करता है। ब्रह्मपुत्र मानसरोवर झील से पूर्व में स्थित एक हिमनद से, जिसका नाम महान हिमनद है, उससे निकलता है। महान हिमनद से, द ग्रेट ग्लेशियर। ये मानसरोवर झील है, ये जो भाग है मानसरोवर झील है। मानसरोवर झील के पूर्व में स्थित महान हिमनद से ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थान है। ब्रह्मपुत्र नदी का जो द्रोणी है, यह द्रोणी मानसरोवर झील से मरियम ला दर्रे से अलग हो जाता है। मरियम ला एक दर्रा है जो मानसरोवर और इस ब्रह्मपुत्र नदी को, जिसे सांगपो कहते हैं तिब्बत में, वह दोनों मरियम ला दर्रे से अलग होता है। या कह सकते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी द्रोणी मानसरोवर से मरियम ला दर्रे से अलग हो जाता है। मान लेते हैं कि ये मानसरोवर है और ये सांगपो रिवर है या ब्रह्मपुत्र है, तो यहाँ इस बीच में इस क्षेत्र में मरियम ला दर्रा है, जिससे यह अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। इसकी लंबाई, कुल लंबाई सिंधु नदी की कुल लंबाई से भी ज्यादा है। मतलब 2900 किलोमीटर से भी ज्यादा है, 2900 किलोमीटर से भी ज्यादा ब्रह्मपुत्र की लंबाई है। लेकिन ब्रह्मपुत्र का अधिकांश हिस्सा तिब्बत में पड़ता है और कुछ हिस्सा बांग्लादेश में, और बांग्लादेश वाले हिस्से से ज्यादा हिस्सा भारत में पड़ता है। भारत में भी इसे अरुणाचल प्रदेश में अलग नामों से जानते हैं। जैसे यह जब भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो ब्रह्मपुत्र को दिहांग के नाम से जाना जाता है, दिहांग। और जब दिहांग में ही कुछ और सहायक नदियां आकर मिलती है, तब वह ब्रह्मपुत्र का रूप लेती है और ब्रह्मपुत्र फिर असम में प्रवेश करते हुए बांग्लादेश को जाता है। यह नदी तिब्बत से हिमालय पर्वत के समानांतर पूर्व की ओर बढ़ते हुए एक पर्वत शिखर है, जिसका नाम बाड़वा शिखर है। नामचा बाड़वा है। इसकी लंबाई लगभग 7757 मीटर है। यह नामचा बाड़वा से
नीचे की ओर उतरता है और एक गॉर्ज बनाते हुए, गॉर्ज को हिंदी में महाखंड कहते हैं, गॉर्ज को बनाते हुए यह अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करता है। वह इस गॉर्ज की जो गहराई है वह लगभग 5500 मीटर है। यह इतना गहरा गॉर्ज है। इस गॉर्ज को बनाते हुए अरुणाचल प्रदेश में पहुंचती है। जब नामचा बाबा के पास पहुंचता है यह नदी सांगपो, तो यह यू आकार के तीखे मोड़ में मोड़ लेती है, यू आकार का तीखा मोड़ लेता है और फिर गॉर्ज को बनाते हुए अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करता है। अरुणाचल प्रदेश में इस नदी को दिहांग के नाम से जाना जाता है। यह दिहांग नदी दो सहायक नदियों का पानी अपने अंदर समा लेता है, जिसका नाम है दिबांग और लोहित। दिहांग जो सांगपो है या जो जमुना है या जो ब्रह्मपुत्र है, तीनों एक ही नदी का नाम है, जिसे हम ब्रह्मपुत्र के बारे में पढ़ रहे हैं। दिहांग नदी में, यह अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र का नाम है दिहांग। इसमें दिबांग और लोहित नामक नदी मिलती है और यह अब उस पानी को लेते हुए आगे की ओर बढ़ता है। इस नदी में कुछ और सहायक नदियां भी आकर मिलती है, जिसका नाम है बूढ़ी दिहांग, दिसांग, बूढ़ी दिहांग, दिसांग और कपोली लोहित, और एक और है जिसका नाम केनुला है, केनुला। ये कुछ ऐसी नदियां हैं जो दिहांग नदी में अपने पानी को देती है, या कह लें कि ये दिहांग नदी की सहायक नदियां हैं और दिहांग नदी में आकर के ये सभी नदियां मिल जाती है और मूल रूप से ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती है। तिब्बत एक ठंडा और शुष्क प्रदेश है, शुष्क क्षेत्र है, सूखा क्षेत्र है। यहाँ इस क्षेत्र में नदियां बहुत ही कम पानी में होती है। नदियों में पानी बहुत ही कम होता है क्योंकि बरसात होता नहीं है और टेम्परेचर बहुत ही कम होने के कारण ग्लेशियर भी बहुत कम ही पिघल पाता है, तो पानी की मात्रा बहुत कम होती है और सिल्ट भी बहुत कम होता है। बालू के कण भी बहुत कम पाए जाते हैं। लेकिन जैसे ही यह अरुणाचल प्रदेश से असम में प्रवेश करती है तो इस नदियों में पानी की मात्रा काफी बढ़ जाती है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश असम वाला जो क्षेत्र है वो काफी वर्षा वाला क्षेत्र है। इस क्षेत्र में इस ब्रह्मपुत्र नदी में वर्षा का पानी भी आता है और सिल्ट भी काफी मात्रा में आ जाता है। यह सिल्ट और असम में ब्रह्मपुत्र में पानी काफी मात्रा में होता है और सिल्ट भी होता है, और इस क्षेत्र में काफी कटाव भी ब्रह्मपुत्र करती है। ब्रह्मपुत्र में सिल्ट अधिक होने के कारण यह लगातार अपने पथ को, जो इसका रास्ता है वो काफी बदलाव देखा गया है उस रास्ते में सिल्ट के अधिकता के कारण, और साथ ही यह कटाव भी ज्यादा करता है, अपर्दन भी करता है। जो नदी के दो तट होते हैं इन तटों की कटाई काफी मात्रा में करती है। ये पानी इतना काफी होता है और उसका बहाव इतना तेज होता है कि दोनों तरफ के तटों को काट देता है, अपर्दन करता है मिट्टी का, और सिल्ट होने के कारण यह नदी गुम्फित हो गई है। मींस कि जो बालू है, जो मिट्टी के कण है, वह बीच बीच में जमा सा हो गया है और जमा होने के कारण ये नदी गुम्फित हो गई है और कई धाराओं में बढ़ सी गई है। तो ब्रह्मपुत्र नदी में असम में आने के बाद काफी नदी द्वीप देखा गया है, और इसी नदी द्वीप में एक नदी द्वीप है जिसका नाम है माजोली। यह माजोली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, और इस द्वीप पर इंसान भी रहते हैं, मीन्स निवास करते हैं, यहाँ आवास भी है। लेकिन पिछले कुछ सालों में यह माजोली द्वीप का भी कटाव लगातार हो रहा है, और पहले की तुलना में जो लगभग 1000 मान लेते हैं कि 1000 स्क्वायर किलोमीटर था एरिया, वह अब लगभग
किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर पे आ गया है। तो इतना कटाव हुआ है, ये लगातार कटाव जारी ही है। तो वहां के लोगों को विस्थापित होना पड़ रहा है, माइग्रेट करना पड़ रहा है उस क्षेत्र से। यह नदी असम के बाद बांग्लादेश में पहुंचती है और अपने विकराल रूप में होती है। कहने का मतलब कि काफी पानी इस नदी के पास होता है और बरसात के मौसम में यह पानी अपने दोनों किनारों से ऊपर बहती है। मींस दोनों किनारों के ऊपर से बहते हुए आसपास क्षेत्र में फैल जाती है और काफी बाढ़ और तबाही लाती है। असम और बांग्लादेश प्रत्येक साल ब्रह्मपुत्र नदी में आने वाली बाढ़ के कारण काफी प्रभावित होता है और काफी जान माल की हानि होती है। साथ ही इससे उबर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। हाँ, एक फायदा यह है कि आसपास के क्षेत्रों में, मैदानों में जलीय मिट्टी आ जाती है, जो जलोढ़ मिट्टी होती है, जिसके कारण फसल का पैदावार बढ़ जाता है, लेकिन उसके तुलना में नुकसान भी काफी मात्रा में होता है। बांग्लादेश में इस नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। जमुना आगे की ओर बढ़ते हुए कई धाराओं में बढ़ जाती है। देख पाएंगे यहाँ पे ये मूल धारा है जो अरब सागर में मिलता है। कई धाराओं में बढ़ के बहती है और मूल धारा में आकर के पद्मा नामक नदी मिलती है। पद्मा वही नदी है जिसे हम गंगा कहते हैं। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। पद्मा और गंगा के संयुक्त रूप को, एक रूप को जब पद्मा और जमुना मिल जाता है तब उस नदी को मेघना के नाम से जाना जाता है। अब सोचिए कि जो नदी तिब्बत में सांगपो था या यारलांग जंगवो था, उसे अरुणाचल प्रदेश में उसी नदी को दिहांग कहा गया और असम तक आते आते वह नदी ब्रह्मपुत्र हो गया। जैसे ही बांग्लादेश में पहुंचा तो उसका नाम जमुना पड़ गया और जब उस नदी में पद्मा अथवा गंगा, जो गंगा है वही बांग्लादेश में पद्मा उसे कहा जाता है, जब पद्मा से मिल जाता है ब्रह्मपुत्र, तब उस दोनों रूप को, दोनों नदियों के रूप को एक साथ मेघना कहा जाता है और अंततः यह अपने पानी को बंगाल की खाड़ी में छोड़ देती है। यह पूरा सफर यहाँ इस तरीके से तय करता है ब्रह्मपुत्र नदी। उम्मीद है समझे होंगे आप सब। अब इसका अगला टॉपिक प्रायद्वीपीय नदियां हैं। 2 क्लास और लगेगा, 2 से 3 क्लास उम्मीद है लगेगा इसमें खत्म करने में। चलिए ठीक।